बोरिक एसिड्स। आज हमने डिस्कस करना है बोरॉन के एसिड्स को। बोरिक एसिड्स जो हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला है आर्थोबोरिक एसिड, दूसरा है मेटाबोरिक एसिड, थर्ड वन इज टेट्राबोरिक एसिड एंड फोर्थ वन इज पायरोबोरिक एसिड। ये 4 तरह के बोरॉन के एसिड्स पाए जाते हैं: आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड। इन 4 एसिड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल एसिड जो है वो है आर्थोबोरिक एसिड। बाकी जितने भी एसिड्स हैं ये सिर्फ अपनी सॉलिड स्टेट में स्टेबल रह सकते हैं। जैसे ही आप इनके एक कुछ सॉल्यूशंस बनाएंगे ये चेंज हो जाते हैं आर्थोबोरिक एसिड में। जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, HbO2 है, H2B4O7 है या H6B4O9 है, मीन्स मेटाबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है या पायरोबोरिक एसिड है। जैसे ही आप इनको पानी में हल करते हैं, जैसे ही इनको आप सोल्यूशन में चेंज करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आर्थोबोरिक एसिड में। ये तीनों एसिड्स वाटर के साथ मिलते ही H3BO3 में चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आर्थोबोरिक एसिड है सिर्फ वही स्टेबल है सबसे ज़्यादा, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे सोल्यूशन फॉर्म हो, वो एग्जिस्ट करेगा। जबकि बाकी एसिड्स सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सोल्यूशन की फॉर्म में वो चेंज हो जाएंगे आर्थोबोरिक एसिड में। आर्थोबोरिक एसिड, क्योंकि बाकी एसिड्स स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल एसिड है बोरॉन का दैट इज आर्थोबोरिक एसिड। तो आपके सिलेबस में इसी आर्थोबोरिक एसिड को एक्सप्लेन किया गया है, इसकी प्रिपरेशंस, इसके रिएक्शंस और इसके यूजेस। तो सबसे पहले हम इसकी कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपरेशंस को देखते हैं। हमारे पास आर्थोबोरिक एसिड जो है इसको प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं ऑन कमर्शियल स्केल, जिसमें पहला मेथड है हम इसको तैयार कर सकते हैं फ्रॉम कोलेमानाइट, जो कि मिनरल है बोरॉन का। मिनरल वाले टॉपिक में आपने टेबल याद किया होगा, याद होगा आपको। कल हमारा जो टॉपिक था उसमें भी हमने कोलेमानाइट से मैन्युफैक्चर किया था बोरेक्स को। तो आज उसी कोलेमानाइट को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। उसके लिए करना क्या है कि हम जो नेचुरल कैल्शियम बोरेट, जिसे हम कोलेमानाइट का नाम देते हैं, उसे बॉइलिंग वाटर में हमने सस्पेंशन बनाना है और उस सस्पेंशन से हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसको पास करना है। जैसे ही हम कोलेमानाइट के सस्पेंशन से, जैसे आपके सामने इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पहला फार्मूला कोलेमानाइट का है, नेचुरली एग्जिस्टिंग कोलेमानाइट जो है वो साथ 4H2O, जिसका मतलब है हमने इसका बॉइलिंग वाटर के अंदर सस्पेंशन बनाया है और उसमें से गुजारी है हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे हम इसको गुजारेंगे तो बोरिक एसिड आपके सामने है H3BO3, ये तैयार होगा, जिसको हम क्रिस्टलाइज आउट कर लेंगे, जबकि जो बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे CaSO3 है वो सॉल्यूशन में बाकी रहेगा। तो ये है फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर आर्थोबोरिक एसिड। सेकेंड मेथड में हम आर्थोबोरिक एसिड को तैयार करते हैं फ्रॉम बोरेक्स।
और बोरेक्स का ये जो रिएक्शन है आपने कल पढ़ा था कि बोरेक्स के रिएक्शंस विद एसिड्स में एक रिएक्शन हमने HCl के साथ पढ़ा था और एक रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ पढ़ा था। तो हम बोरेक्स को यूज कर सकते हैं फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ H3BO3 बाय रिएक्टिंग इट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लेते हैं जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के लिए बोरेक्स का एक कुछ सोल्यूशन लिया जाता है, तो ये हमारे पास Na2B4O7 + 5H2O ये हो गया एक कुछ सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। उसमें हमने रिएक्ट करवाया इसको H2SO4 के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है और साथ हमारे पास तैयार हो जाता है आर्थोबोरिक एसिड्स। जब इस सोल्यूशन को हम ठंडा करेंगे तो आर्थोबोरिक एसिड, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ये क्रिस्टल्स बना लेगा और फिर हम फिल्टर करके इन क्रिस्टल्स को अलग कर सकते हैं सोल्यूशन से। तो ये हैं दो मेथड्स कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ H3BO3। इसके बाद हम देखते हैं कि H3BO3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट, ये वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सफेद चमकदार क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, और इसकी क्रिस्टलाइन शेप ट्राइक्लिनिक होती है। आपने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े थे, जिसमें एक क्रिस्टल सिस्टम अपने ट्राइक्लिनिक भी पढ़ा था, तो शेप आप वहां से देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टलाइन शेप में होता है, और इसकी सॉल्युबिलिटी भी सेम वैसे है जैसे आपने बोरेक्स की सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, कि अगर हम ठंडे पानी में इसको हल करेंगे तो ये थोड़ी मिकदार में हल होगा, और अगर हम इसे गर्म पानी में हल करेंगे तो ये ज्यादा मिकदार में हल होगा। In short, we can say that solubility of orthoboric acid increases with increase in temperature. जैसे इस डायग्राम से आप वाजे कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है तो 40 डिग्रीज पे मीन्स एट लो टेम्परेचर इसके जस्ट 2.6 ग्राम्स हल होते हैं, मीन्स इट इज 2.6% डिजॉल्व्ड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 107 सेल्सियस लेके जाते हैं, देन 37 ग्राम्स इसके डिजॉल्व होंगे इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, मीन्स 37% इसकी सोलबिलिटी होगी एट 107 डिग्रीज। तो ये है इसका सोलबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इसकी जो टच है वो सॉफ्ट सोपी टच होती है, जैसे साबन को आप अगर छुएं टच करें तो स्लिपरी सॉफ्ट सा होता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट सोपी टच। इसके अलावा स्टीम में ये हाईली वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मींस जो खुद ब खुद बुखारात में तब्दील हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड के रिएक्शंस, रिएक्टिविटी के हवाले से ये कैसा है। सबसे पहला रिएक्शन इसका विद एथेनॉल। अगर हम इसको एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये इथाइल बोरेट बनाता है, C2H5 थ्राइस BO3, दैट इज कॉल्ड इथाइल बोरेट। एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाने से इथाइल बोरेट में चेंज होता है ये। दूसरा है इसमें इफेक्ट ऑफ हीट। आपको भी पिछली बात अगर याद हो, हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास बोरिक एसिड्स हैं, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, उनके अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो आर्थोबोरिक एसिड में चेंज होते हैं। मतलब उनमें हमने पानी डाला तो वो चेंज हो गया किसमें, आर्थोबोरिक एसिड में। अब अगर हम आर्थोबोरिक एसिड को गर्म करें, मतलब उसमें से अगर हम पानी को निकाल दें, तो आर्थोबोरिक एसिड अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा वापस उनके अंदर। जैसे ये रिएक्शन से आपको बात वाजे होगी, ये हमारे पास आर्थोबोरिक एसिड, इसको जब हम गर्म करते हैं एट 100 डिग्रीज तो ये तब्दील हो जाता है इन मेटाबोरिक एसिड HbO2, वापस मेटाबोरिक एसिड में चेंज हो गया। देखने साथ पानी जो है वो रिमूव हो गया।
पानी डाला था तो वो मेटाबोरिक एसिड आर्थोबोरिक एसिड में चेंज हुआ, अब पानी निकाल दिया तो वो दोबारा मेटाबोरिक एसिड में चेंज हो गया। जब मेटाबोरिक एसिड को मजीद हम गर्म करेंगे, अब हम टेम्परेचर 140 पे ले आए हैं, तो जो मेटाबोरिक एसिड है वो चेंज हो जाता है इनटू टेट्राबोरिक एसिड। इसी तरह से अगर हम मजीद टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अब हम इसको रेड हॉट कंडीशन में ले जाते हैं, तो टेट्राबोरिक एसिड एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, दैट इज कॉल्ड बोरिक एनहाइड्राइड, जिसका मतलब है अब ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया है, देयर इज नो वाटर। तो यह है इफेक्ट ऑफ हीट। इसके बाद अगर हम आर्थोबोरिक एसिड की आयोनाइजेशन करते हैं, पानी के अंदर हमने इसको आयोनाइज किया, तो ये जस्ट 1 हाइड्रोजन आयन देता है। कोई भी एसिड जितने हाइड्रोजन आयन्स देता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। अब क्योंकि ये एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2 हाइड्रोजन आयन देता है, दैट इज कॉल्ड डाई बेसिक एसिड। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड है, अगर वो 3 हाइड्रोजन आयन देता है तो वो कहलाएगा ट्राई बेसिक एसिड। तो ये क्योंकि वीक एसिड है, याद रखिए ये बहुत वीक एसिड है, तो जब इसे हम पानी में आयोनाइज करते हैं ये आसानी से आयोनाइज नहीं होता, टू लिमिटेड एक्सटेंट ये आयोनाइज होता है और जस्ट 1 हाइड्रोजन आयन देता है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं मोनोबेसिक एसिड। अब क्योंकि ये एसिड है, इसलिए अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे NaOH कास्टिक सोडा, तो एसिड और बेस मिलकर साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो बोरिक एसिड और कास्टिक सोडा मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलेंगे और बोरेक्स प्लस वाटर बना देंगे, साल्ट एंड वाटर बन गया। इसी तरह से अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद सोडा ऐश मीन सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो कार्बोनेट्स के साथ जब कोई एसिड मिलता है तो वो साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी इसी तरह से यहाँ पे बाकी एसिड्स की तरह साल्ट बना रहा है जो बोरेक्स है, साथ पानी बना रहा है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। इसके अलावा अगर हम टाइट्रेशन की बात करें, टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड बेस को या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स को या आयोडीन वगैरह को यूज करते हैं। 3 तरह की टाइट्रेशन होती हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिनसे हम 2 ऐसे सॉल्यूशंस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं जिनमें एक की कंसंट्रेशन का हमें पता होता है, मींस उसकी कितनी मोलैरिटी उसका पता होता है, जबकि दूसरे की कंसंट्रेशन का हमें पता नहीं होता, तो हम दूसरे की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं टाइट्रेशंस। इसके हवाले से आपने चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसमें टॉपिक पढ़ा था केमिकल मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को मालूम करने के आपने 2 तरह के मेथड्स पढ़े थे, एक फिजिकल था, एक केमिकल था। जो केमिकल मेथड आपने पढ़ा था वो बेसिकली यही टाइट्रेशन था। तो टाइट्रेशन अगर हम इसकी कराएं तो आम कंडीशंस में जैसे बाकी एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होती हैं वैसे इसकी टाइट्रेशन नहीं होती। ये ग्लिसरोल की मौजूदगी में सिर्फ टाइट्रेशन शो करता है, जिसमें हम इंडिकेटर के तौर पे फिनोफ्थलीन को यूज करते हैं। फिनोफ्थलीन को यूज करने की वजह यह होती है कि ये मिथाइल ऑरेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रखता, इसका कोई इफेक्ट नहीं है मिथाइल ऑरेंज पे, क्योंकि ये वीक एसिड है। जस्ट ये ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर सकता है, बाकी जो इंडिकेटर्स उन पे खातिर खा इसका असर नहीं होता। लास्ट पे हैं यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड्स को हम मेडिसिन में यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक, एज डस्टिंग पाउडर, एज बोरिक ऑइंटमेंट और बोरिक सॉल्यूशंस। इन डिफरेंट फॉर्म्स में हम बोरिक एसिड को यूज करते हैं। इसके अलावा पॉटरी में यूज किया जाता है। पॉटरी मींस ये जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उनमें कैसे यूज किया जाता है, इसको एज अ ग्लेज यूज किया जाता है। ग्लेज क्या है, आप लोग अगर कभी मिट्टी के बर्तन देखें, कुछ ऐसे खुरदरे होते हैं और कुछ होते हैं बिल्कुल ऐसे चमकीले से, ऐसे वाइट कलर के भी हो सकते हैं या मिट्टी का अपना जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो होते हैं, लेकिन वो एक सरफेस जो है उसकी वो बड़ी शाइनी सी सरफेस होती है। तो वो शाइनी सरफेस ग्लेजेस की मदद से बनाई जाती है।
तो ये बोरेट ग्लेजेस के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादा फ्यूजिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिलिकेट ग्लेजेस। और इसके अलावा इनको हम कैंडल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और उसमें ये यूज़ होते हैं एज स्टिफनिंग एजेंट के तौर पे। विक्स की अगर हम स्टिफनिंग करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं।